नमस्कार साथियों, ट्विटर थ्योरी ऐप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 2 कॉमन हैंड टूल यानी सामान्य हस्त औजार के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य हस्त औजार, इस चैप्टर में हम सबसे पहले हैमर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइस, फिर स्पिनर्स, के बाद प्लायर जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्लास कहते हैं, उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर का पूर्णतः संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, हैमर। साथियों, हैमर क्या होता है, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैमर के बारे में। हैमर वर्कशॉप में सर्वाधिक काम आने वाला हस्त औजार है। हैमर वर्कशॉप में सर्वाधिक काम आने वाला हस्त औजार है। कार्य स्थल पर सभी ठोकने पीटने से संबंधित कार्य जिस टूल के द्वारा किए जाते हैं उसे हम कहते हैं हैमर। कार्य स्थल पर जितने भी ठोकने पीटने से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिस औजार के द्वारा किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं हैमर। वजन के आधार पर हैमर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वजन के आधार पर हैमर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हस्त हैमर, दूसरा है घनिया स्लेज हैमर। हैमर के मुख्य भाग के बारे में बात कर लेते हैं कि हैमर के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं। साथियों, ध्यान से देखिए, ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं हैंडल। इसे हम बोलते हैं हैंडल। ये लकड़ी, सामान्यतः लकड़ी का बना हुआ होता है, और जो हस्त हैमर जो होते हैं उनके हैंडलों की लंबाई 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। जो हस्त हैमर जो होते हैं उनके हैंडल की लंबाई 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। इनकी लंबाई इनके वजन के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं पिन। इसे हम बोलते हैं पिन। इस वाले भाग को हम बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस वाले भाग को हम बोलते हैं फेस। इसे हम बोलते हैं फेस, ठीक है। और फेस और पिन के जो बीच वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट। इसको हम बोलते हैं पोस्ट। और पोस्ट के बीचों बीच, पोस्ट जो होता है उसके बीचों बीच जो ये होल होता है इसको हम बोलते हैं ई होल। इसको हम बोलते हैं ई होल। और ई होल में लकड़ी का हस्ता या दस्ता ठोकने के बाद उसे टाइट करने के लिए जो लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं वेज। उसको हम बोलते हैं वेज। साथियों, फेस और पिन जो भाग होता है इसे हार्ड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, कठोर कर दिया जाता है, जबकि पोस्ट जो होता है, पिन और फेस के जो बीच वाला भाग होता है पोस्ट, इसे सॉफ्ट रखा जाता है जिससे हैमर टूटे ना, लॉन्ग चले। इस वाले भाग को हम बोलते हैं नेक। इस वाले भाग को हम बोलते हैं नेक। ये होते हैं हैमर के मुख्य भाग। पिन और फेस वाला जो हिस्सा होता है इसका उपयोग हम चोट मारने में करते हैं। चित्र में आप ध्यान से देख लीजिए, ये हैमर के मुख्य भाग होते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हस्त हैमर। हल्के कार्यों के लिए जिस हैमर का प्रयोग किया जाता है उसे हम हस्त हैमर कहते हैं। इनका वजन 0.25 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम होता है। वजन के अनुसार हत्थे का निर्धारण किया जाता है जिसकी लंबाई 25 से 35 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। कार्य के आधार पर हैमर को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ मुख्य जो हैमर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉल पिन हैमर के बारे में। साथियों, चित्र में आपको बॉल पिन हैमर दिखाया गया है। हैमर के जो मुख्य भाग होते हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि बॉल पिन हैमर क्या होता है। इस हथौड़े की जो पिन होती है वो आधे गोले या बॉल के समान होती है। हमने आपको बताया था ये वाला जो भाग होता है उसको हम पिन बोलते हैं। और ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये जो पिन है उसका जो आकार है वो आधी बॉल के समान है, यानी बॉल के समान है, इसीलिए हम इसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। और जो फेस होता है वो सभी हैमरों के समान चपटा है, ठीक है।
इसका प्रयोग मार्किंग करने में, बॉल पिन जो हैमर होता है उसका उपयोग मार्किंग करने में, चिपिंग करने में, चोट मारने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जो इसका फेस जो होता है उसका उपयोग चिपिंग करने में, मार्किंग करने में, चोट मारने आदि सामान्य उपयोग में किया जाता है। जबकि बॉल जो होती है उसका विशेष प्रयोग होता है, जो बॉल जो होती है उसका विशेष प्रयोग होता है रिवेटिंग में। ठीक है, जो बॉल होती है, बॉल पिन हैमर का विशेष जो कार्य होता है वो होता है रिवेटिंग। ठीक है, तो बॉल पिन हैमर क्या होता है, बॉल पिन हैमर किसे कहते हैं, बॉल पिन हैमर के क्या विशेष कार्य होते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस पिन हैमर के बारे में, क्रॉस पिन हैमर के बारे में। साथियों ध्यान से देखिए, इस हथौड़े का जो पिन होता है वो हैंडल के 90 डिग्री पर होता है। देखिए ध्यान से देखिए आप, ये इसका हैंडल है और ये जो इसकी पिन है ये इसके एकदम 90 डिग्री पर है। आप ध्यान से देखिए, ये इसका हैंडल हुआ और ये इसकी पिन हुई, तो एकदम 90 डिग्री पर है, यानी क्रॉस में है। इसी कारण से इसे हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो पिन होती है ऊपर से नुकीली होती है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये इसका हैमर हुआ और इसकी जो पिन है वो आगे से इस तरह से नुकीली है। ठीक है, इस तरह से नुकीली है। ये पिन आप जो देख रहे हैं ये आगे से नुकीली है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्रॉस पिन जो हैमर होता है इसका उपयोग धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है। धातु जो होता है उसको एक दिशा में फैलाने के लिए या सीट के जो किनारे होते हैं उनको मोड़ने में किया जाता है। ठीक है, बॉल पिन क्रॉस पिन जो हैमर होता है उसका मुख्य उपयोग धातु को एक दिशा में फैलाने या कोई सीट जो होती है उसके किनारों को मोड़ने में हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, साथियों ध्यान से देखिए, आप देखते ही समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से कि जो क्रॉस पिन हैमर था उसकी जो पिन थी वो हैंडल के क्रॉस थी, और जो स्ट्रेट पिन हैमर है इसकी जो पिन है वो हैमर का जो हैंडल है, जो हैमर की जो हैंडल की जो अक्ष है उसके एकदम समानांतर है। ध्यान से देखिए, ये इसकी अक्ष है और ये इसकी पिन है, ये एकदम हैंडल के समानांतर है, तो इसीलिए इसे स्ट्रेट है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे स्ट्रेट पिन, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रेट पिन हैमर या स्ट्रेट पिन हथौड़ा। इस हथौड़े का प्रयोग धातुओं को फैलाने में करते हैं, जैसे क्रॉस पिन हैमर का उपयोग हम एक दिशा में फैलाने के लिए करते थे, इसका उपयोग भी हम धातुओं को साइडों में फैलाने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या है वो आप ध्यान से देखिए, इसका मुख्य उपयोग है जहां किसी भी प्रकार का हैमर चोट नहीं मार सकता, यानी कॉर्नरों में चोट मारने के लिए हम स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। साथियों ध्यान से देखिए, इस तरह से कोई कॉर्नर है, अगर हमें यहां पर चोट मारनी है तो जो आपका बॉल पिन हैमर होता है उसकी जो पिन होती है ना, जो आपका बॉल पिन जो हैमर होता है उसकी जो पिन होती है ना वो गोल होती है, और क्रॉस पिन जो हैमर होता है उसकी पिन इस तरह की होती है, जबकि ये एक ऐसा हैमर होता है जिसके द्वारा हम कोनों में चोट मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डबल फेस हैमर के बारे में। डबल फेस जो हैमर होता है इसका जो फेस होता है वो दोनों साइड से समान होता है, यानी चपटा होता है। इसका प्रयोग हम स्क्रैपिंग करने में, चिपिंग करने में, धातुओं को ठोकने में, रिवेटिंग करने में, इस तरह के जो कार्य होते हैं उन सभी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र में आपको एक डबल फेस हैमर को दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जंबूर हैमर के बारे में। जंबूर हैमर एक फेस चपटा और दूसरा फेस कील के हेड को फंसाने के लिए चिमटा बना हुआ है। जंबूर हैमर जो होता है उसका एक फेस तो चपटा यानी समान होता है बाकी सभी हैमरों के, दूसरा जो फेस होता है उसमें वी आकार का एक शेप बना हुआ होता है जिसमें हम कील के हेड को फंसा सकते हैं। इसमें पिन नहीं होती, जंबूर हैमर जो होता है इसमें पिन नहीं होती। हथौड़े के फेस के द्वारा कील को ठोका जाता है। हथौड़े का जो फेस है इसके द्वारा कील को ठोका जाता है, जबकि कील टेढ़ा होने पर मुड़ने पर उसे हम चिमटे में फंसाकर निकाल लेते हैं। यानी जंबूर हैमर वह हैमर होता है जिसके द्वारा हम कीलों को ठोकते हैं और कील का सही नहीं ठुकने पर उसमें उसके जो चिमटा होता है, उसका जो वी आकार का शेप होता है, उसमें कील की हेड को फंसाकर उसे वापस
निकाल लेते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मृदु या सॉफ्ट हैमर के बारे में। इन हैमरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर चोट मारने के समय किसी भी तरह का जॉब पर इंप्रेशन या निशान नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसी सरफेस जो सॉफ्ट होती हैं, कुछ ऐसी जगह जहां पर चोट मारने से मेटल पर या आपके पार्ट्स पर निशान आ जाते हैं, इस तरह की जगह पर हम जम्बूर हैमर का उपयोग करते हैं। साथियों ध्यान से देखिए, चित्र में एक साधारण हैमर को दर्शाया गया है जिसके दोनों फेस पर एक प्लास्टिक, कच्चा चमड़ा या नायलॉन की एक परत को कस दिया गया है, एक प्लेट को कस दिया गया है, जिससे उसकी जो फेस जो है वो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस हैमर से कहीं पर चोट मारेंगे तो जिस भी जॉब पर चोट मारेंगे उस पर निशान या इंप्रेशन नहीं आएगा। यहाँ आपको एक हैमर और दिखाई दे रहा है, मैलेट हैमर। मैलेट हैमर जो होता है वो पूर्णतः लकड़ी का बना हुआ होता है। मैलेट हैमर जो है वो पूर्णतः लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका उपयोग हम पतली चादरों को मोड़ने में करते हैं। इसका उपयोग हम जो पतली चादरों को मोड़ने में करते हैं, जिससे पतली चादरों पर जब हम लकड़ी से चोट मारते हैं तो चादर मुड़ जाती है, उस पर इंप्रेशन नहीं आता, कोई निशान नहीं पड़ता। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे घन या स्लेज हैमर की। ये हथौड़ा भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने जब आपको वजन के आधार पर हैमर का वर्गीकरण बताया था तो आपको बताया था हैमर दो तरह का होता है, सामान्य हस्त हैमर और दूसरा बताया था घन या स्लेज हैमर। सामान्य हस्त हैमर का प्रयोग हम हल्के कार्यों के लिए करते हैं, मैंने आपको बताया था। अब आती है बारी स्लेज हैमर की। इसका उपयोग हम भारी चोट मारने के लिए करते हैं। भारी चोट मारकर डाइये द्वारा फ्लैट एंगल को काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो घन या स्लेज हैमर होता है इसका वजन 2 केजी से 10 केजी होता है। घन या जो स्लेज हैमर होता है इसका जो वजन होता है वो 2 किलो से 10 किलो के बीच होता है। तो साथियों हैमर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जो टूल है आपकी वॉइस। साथियों वॉइस क्या होती है? जब भी हम किसी वर्क पीस पर कार्य करते हैं, हम कटिंग करते हैं, हम फाइलिंग करते हैं, हम स्क्रैपिंग करते हैं, हम मशीनिंग करते हैं, जब भी हम इस तरह का किसी भी जॉब पर कार्य करते हैं तो जॉब अपने स्थान पर हिलती है, डुलती है, मूव करती है, जिसके कारण हम कार्य को प्रॉपर नहीं कर पाते। कार्य को प्रॉपर करने के लिए हमें जॉब को एक निश्चित दिशा में बांधना होता है। जिस युक्ति से हम जॉब को एक निश्चित दिशा में बांधते हैं उसी को हम कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। मुख्यतः वॉइस जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम वॉइस के बारे में बात करते हैं। देखिए हमने चित्र में आपको एक साधारण बेंच वॉइस दिखाया है। इसमें एक है फिक्स जबड़ा, यानी फिक्स जो जिसे हम कहते हैं स्थिर जबड़ा। स्थिर जबड़ा। एक होता है चलित जबड़ा। जबड़ा, ठीक है। अब चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये इसका बेस हो गया, इसे हम यहां से स्क्रू के नट बोल्ट के द्वारा टेबल पर कस देंगे। जब हम इस वाले भाग को टेबल पर कसेंगे तो ये हो जाएगा इसका स्थिर जबड़ा। आपने पढ़ा होगा कि जो वॉइस होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। उसमें बीच में एक खोखली जगह होती है जिसमें चलित जबड़ा लगा हुआ होता है। कि आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो जबड़ा है ये है चलित जबड़ा। एमएस के स्क्रू के द्वारा इसे हम आगे पीछे करते हैं, इसमें हम जॉब को फिक्स करते हैं। ये हो गया आपका साधारण बेंच वॉइस, ठीक है। जो साधारण बेंच वॉइस होता है उसमें जो बेंच वॉइस होते हैं उनमें 2 जबड़े होते हैं। 2 जबड़ों पर एक स्क्रू के द्वारा हम कसकर फोर्स लगाते हैं। ये सभी जो पार्ट्स होते हैं ये इसके कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। और ये जो प्लेट होती हैं, जो ब्लेड जो होती हैं वो हार्ड टेम्पर्ड होती है। उन्हें हम स्क्रू के द्वारा इसके दोनों जो स्थिर और चलित जबड़ा होता है उन पर कस देते हैं और इन प्लेटों के मध्य ही हम जॉब को पकड़ते हैं। ये जो 2 प्लेट होती हैं इनमें दांते होते हैं, वह दांते जॉब को मजबूती से पकड़ लेते हैं, अपने स्थान से हिलने नहीं देते। ये होता है साधारण बेंच वॉइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साधारण बेंच वॉइस के
प्रकार के बारे में कि बेंच वॉइस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। चित्र में फर्स्ट हमने आपको साधारण बेंच वॉइस के बारे में बता दिया है। ये वाला जो भाग होता है ये बेंच पर कसा जाता है, इसे हम वॉइस का बेस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्थिर जबड़ा। स्थिर जबड़ा और जो बेस होता है उसके बीच में एक खोखली जगह होती है जिसमें चलित जबड़ा जो होता है मूव करता है। चलित जबड़ा एक एमएस के स्क्रू के द्वारा मूव करता है जिसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। ये होता है साधारण बेंच वॉइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे घूर्णी बेंच वॉइस के बारे में। घूर्णी बेंच वॉइस जो होता है वो बिल्कुल साधारण बेंच वॉइस जैसा ही होता है। सभी प्रक्रियाएं उसमें साधारण बेंच वॉइस जैसी होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक उसका जो बेस होता है उसमें एक मैकेनिज्म लगी हुई होती है जो उसको घुमा देती है एक स्थान से दूसरे। जॉब को हमें खोलना नहीं पड़ता, जॉब के दोनों तरफ हम कार्य उस पर एक साथ कर सकते हैं। ये होता है साधारण बेंच वॉइस। इसमें एक लीवर लगा हुआ होता है जिसके द्वारा हम उसे एक निश्चित डायरेक्शन में रोक देते हैं और लीवर को खोलकर उसको हम विभिन्न डायरेक्शनों में घुमा सकते हैं। ये होता है आपका घूर्णी बेंच वॉइस। अब हम बात करते हैं क्विक रिलीज बेंच वॉइस की। ऐसी जॉब जिनको हमें बार बार खोलना या कसना पड़ता है उनके लिए हम उपयोग करते हैं क्विक रिलीज बेंच वॉइस का। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो एमएस का स्क्रू होता है उसमें एक लीवर लगा दिया जाता है। उस लीवर के द्वारा स्क्रू को कंट्रोल किया जाता है। लीवर को खोलने पर स्क्रू को सीधा खोला जा सकता है और जॉब को फंसाकर स्क्रू से टाइट कर और लीवर को लगाकर वापस जॉब को कस दिया जाता है। इस प्रक्रिया में आपका जो समय खोलने और कसने का जो समय होता है वह समय बच जाता है। ये होता है क्विक रिलीज बेंच वॉइस। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जॉब को पकड़ रखा है और लीवर को आपने हटाया, क्विक रिलीज जो आपका जॉब है क्विक से खुल गया। अगला हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस। कॉम्बिनेशन जो बेंच वॉइस होता है इसमें जो जॉ प्लेट होती हैं उनके साथ साथ एक वी आकार का जबड़ा भी होता है। क्या होता है? एक वी आकार का जबड़ा अलग से होता है। इसमें आप फ्लैट चीजों के साथ जो बेलनाकार आपकी धातुएं होती हैं, जो पाइप आकार की आपकी वस्तुएं होती हैं, जो जॉब होती हैं, उनको भी आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मशीन वॉइस के बारे में। चित्र में आपको एक मशीन वॉइस दिखाया गया है। यह मशीन वॉइस का बेड है जिसे मशीन पर नट या बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। यह स्थिर जबड़ा हो जाता है, यह स्थिर जबड़ा हो जाता है और यह जबड़ा चलित जबड़ा हो जाता है। ठीक है। दूसरा आपका ये एमएस का स्क्रू है। साधारण बेंच वॉइस की तरह ही इसमें एक हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक हैंडल लगा हुआ है। इसको मूव करने पर ये जॉब को इसके बीच पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मशीन वॉइस के प्रकार के बारे में कि मशीन वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। घूर्णी मशीन वॉइस। सबसे पहले आप देखिए घूर्णी मशीन वॉइस, ऐसे जॉब जिन पर हमें एक दिशा में ना होकर दो दिशा में कार्य करने पड़ते हैं, उन जॉब के लिए हम घूर्णी मशीन वॉइस का प्रयोग करते हैं। एक बार कसने के बाद आपने एक डायरेक्शन में काम किया, देन लीवर को हटाया, हटाने के बाद आपने उसको घुमाकर दूसरी दिशा में काम कर लिया। ये होते हैं आपके घूर्णी मशीन वॉइस। दूसरी बात करते हैं हम यूनिवर्सल मशीन वॉइस। यूनिवर्सल जो मशीन वॉइस होता है यह भी घूर्णी बेंच वॉइस की तरह ही घूमता है। यह एक डायरेक्शन में ना घूमकर विभिन्न डायरेक्शनों में घूमता है। ये ऊर्ध्वाधर प्लेन तथा क्षैतिज प्लेन दोनों डायरेक्शनों में घूमता है। इसका उपयोग हम टूल रूमों में करते हैं जब किसी जॉब पर विभिन्न दिशाओं में बल लगाना पड़ता है, विभिन्न दिशाओं में घुमाना पड़ता है। उस तरह के स्थान पर हम घूर्णी बेंच वॉइस का प्रयोग करते हैं। एक बार जॉब को कसने के बाद जॉब पर आप विभिन्न एंगलों में कार्य यूनिवर्सल मशीन वॉइस के द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मशीन वॉइस के बारे में। वर्टिकल जो मशीन वॉइस होता है वो साधारण मशीन वॉइस के समान ही होता है। वर्टिकल जो मशीन वॉइस होता है ये साधारण बेंच वॉइस के समान ही होता है, बस इसको क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर कर दिया जाता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है उस जबड़ों को यू की बजाय, आप ध्यान से देखिए, जो जबड़े होते हैं ऐसे होते हैं, उनको ऐसे की बजाय ऐसे या ऐसे ऊर्ध्वाधर कर दिया जाता है। ये होता है आपका वर्टिकल मशीन वॉइस, यानी वर्टिकल उन्हें कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ड्रिल मशीन वॉइस। ड्रिल मशीन जो वॉइस होता है इसको हैंडल को घुमाकर कसा जाता है। हैंडल पर नॉर्लिंग कर दी जाती है जिसके द्वारा वो हाथ से फिसले ना,
उसके बाद ये जो लीवर होता है इसके द्वारा हैंडल के जो कसने की जो क्षमता होती है उसको कवर किया जाता है। इसमें जॉब को कसने के बाद आपका काफी समय बच जाता है और छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं वो सब इस तरह ड्रिल मशीन वॉइस पर की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पाइप वॉइस के बारे में। चित्र में आपको एक पाइप वॉइस दिखाया गया है। पाइप वॉइस का जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। जो पाइप वॉइस की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी हुई होती है और जबड़े जो होते हैं वो हार्ड टेम्पर्ड होते हैं और इसके जबड़े वी आकार के होते हैं। एमएस का स्क्रू इसमें लगा हुआ होता है और इन जबड़ों के बीच हम पाइप को चित्र में दर्शाए अनुसार पकड़ सकते हैं और पकड़ने के बाद पाइप पर जो विभिन्न क्रियाएं की जाती है वो हम पढ़ सकते हैं। कटिंग हो, फिटिंग हो, पाइप से संबंधित जो कार्य हैं वो हम आपको पाइप फिटिंग वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये होता है आपके पाइप वॉइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लेग वॉइस के बारे में। चित्र में ध्यान से देखिए, एक वॉइस है जिसे हमने एक लेग के द्वारा जमीन पर टिकाया हुआ है और दूसरी तरफ एक भारी टेबल पर बांध दिया है। जैसे ही आप चित्र को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक काम आएगा, आपके दिमाग में एक सोच आएगी कि सर इस तरह के बेंच वॉइस पर तो हम भारी कार्य करते होंगे, क्योंकि इस पर टेबल पर भी कसा हुआ है और दूसरा अलग से लेग भी लगी हुई है। तो जो लेग वॉइस होता है उस पर गर्म हो या ठंडा हो, किसी भी तरह का भारी जो कार्य होता है वो हम लेग वॉइस पर करते हैं, क्योंकि इसकी लेग जो होती है वो वेट को सहन कर लेती है बेंच वॉइस या मशीन वॉइस के अपेक्षा। जो यानी जो भारी जो कार्य होते हैं वो हम करते हैं बेंच वॉइस पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैंड वॉइस के बारे में। चित्र में आपको एक हैंड वॉइस दर्शाया गया है। इसमें एक दो आपको जॉ प्लेट दिख रही है, दोनों मूवेबल जॉ प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव होती हैं। एक विंग नट के द्वारा हम इन्हें एक दूसरे के पास लाते हैं। बीच में इनको खोलने के लिए एक स्प्रिंग लगी हुई है, जो स्प्रिंग इन पर बाहरी बल लगाकर इन्हें दूर करती है और विंग नट से हम इसको टाइट कर लेते हैं। छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के लिए हम हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सॉफ्ट और पुली को कसने के लिए एक की बनानी होती है, जैसे उस की को पकड़ना हो तो इस तरह के जो छोटे कंपोनेंट होते हैं उनके लिए, छोटे जो पार्ट होते हैं उनके लिए हम हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पिन वॉइस की। बेलनाकार छोटी जो टूल होती हैं, सुई नुमा जो टूल होती हैं, पिन नुमा जो टूल होती हैं, उन पर कार्य करने के लिए हम पिन वॉइस का उपयोग करते हैं और इसका जो साइज है इसके व्यास के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जितना इसका व्यास होगा उतना ही इस वॉइस का साइज होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टूल मेकर्स वॉइस की। टूल मेकर्स जो वॉइस होता है इसके जो जबड़े होते हैं उन पर ग्रूव नहीं बने हुए होते, इनका प्रयोग हम उन जॉब पर करते हैं जो पूर्णतः सर्फ बन चुके होते हैं। उन पर जो छोटी संक्रियाएं करनी होती हैं जिनसे उनकी सतह पर निशान ना आए, उन जॉबों के लिए इस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जो वॉइस पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हों उन पर निशान ना पड़े और छोटी जो मशीनिंग क्रियाएं होती है वो है इस वॉइस पर की जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारपेंटर वॉइस की। कारपेंटर्स वॉइस वह वॉइस होता है जिसके द्वारा लकड़ी के सभी कार्य किए जाते हैं। इसके जो जबड़े होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। भारी या चिकनी लकड़ी जैसे शीशम की लकड़ी, इस तरह की लकड़ी के इसके जबड़े बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम लकड़ी की किसी भी जॉब को हार्ड टेम्पर्ड जबड़ों से पकड़ेंगे तो उस पर इंप्रेशन आ जाएंगे, इसीलिए जितने भी लकड़ी के कार्य होते हैं उनको पकड़ने के लिए कारपेंटर्स वॉइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी क्लैंप की। सी क्लैंप भी एक वॉइस ही है। सी क्लैंप का प्रयोग फैब्रिकेशन में दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक निश्चित स्थान पर उन्हें रोकना होता है, पकड़ना होता है, जकड़ना होता है, जिसके लिए हम सी क्लैंप का उपयोग करते हैं। उन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के लगाकर एक निश्चित स्थान पर रोककर उन्हें हम सी क्लैंप के द्वारा कस देते हैं और उसके बाद उस पर जो फैब्रिकेशन का वर्क होता है, ड्रिलिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, वो हम करते हैं। तो ये हो गए सी क्लैंप के मुख्य उपयोग। इसकी जो आकृति होती है वह सी आकार की होती है। ध्यान से आप देखिए, इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है। ये मान लो ये आपका होगा एमएस का स्क्रू, कैसी होती है, सी आकार की होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे सी क्लैंप। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वॉइस के उपयोग में
किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। वॉइस में नया जॉब बांधने से पहले वॉइस को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जॉब पर मशीनिंग क्रियाएं करते हैं तो उसके छोटे छोटे कण जॉब वॉइस पर रह जाते हैं, तो वॉइस को साफ कर लेना चाहिए। दूसरा, वॉइस की स्लाइड सरकने वाले सभी भागों पर तेल लगाते रहना चाहिए। वॉइस की स्लाइड हो या सरकने वाले चलने वाले जैसे एमएस का स्क्रू हो, इस तरह के जो भाग होते हैं उन पर तेल या ग्रीस लगा लेना चाहिए। वॉइस के स्पेंडल बॉक्स नट पर ग्रीस लगते रहना चाहिए। जॉब को वॉइस में आवश्यकता अनुसार कसना चाहिए, अधिक नहीं कसना चाहिए, इससे या तो आपका जॉब फिसलेगा या आपका वॉइस जाएगा। तैयार माल को वॉइस से पकड़ते समय सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आपको बताया तैयार माल जो होता है उसको पकड़ने के लिए सॉफ्ट जॉ का प्रयोग किया जाता है, जो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करें, जॉब को सरकने के लिए हैंडल व हथौड़े करने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जॉब बंधे हुए वॉइस में जब हम जॉब को बांध लेते हैं तो उसको खिसकाने के लिए हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वॉइस से जॉब अधिक बाहर नहीं होना चाहिए, अधिक बाहर होने पर जबड़े कटने का भय रहता है। जब जो जॉब को हम वॉइस में बांधते हैं तो एक निश्चित दूरी पर बांधे, ज्यादा बाहर या ज्यादा अंदर नहीं बांधना चाहिए। वॉइस में जॉ प्लेट ढीली नहीं होनी चाहिए। वॉइस में जो जॉ प्लेट होती है, जो जबड़े होते हैं, वो ज्यादा ढीले नहीं होने चाहिए, अन्यथा जब आप जॉब को कसेंगे तो वो फिसल जाएंगे, जिससे आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पिनर्स की। स्पिनर्स क्या होती है? प्राय बोल्ट षष्ठभुजा आकार, यानी बोल्ट जो होते हैं वो 6 भुजाओं के बने हुए होते हैं, या कभी चौकोर। जो बोल्ट जो आपके होते हैं 6 भुजा आकार या चौकोर होते हैं, इनको कसने या खोलने के लिए जिस टूल की सहायता ली जाती है उसे हम स्पिनर कहते हैं। स्पिनर का मुंह नट में सेट करने के पश्चात हैंडल पर बल लीवरेज के सिद्धांत से नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है, जिससे पर्याप्त दबाव मिल जाता है और उससे हम नट को कस या खोल लेते हैं। स्पिनर्स को सामान्य नाम जैसे रिंच, पाना, चाबी आदि से भी जाना जाता है। स्पिनर्स वेनेडियम स्टील के फोर्ज करने के पश्चात बनाए जाते हैं। उसके तत्पश्चात इन्हें हीट ट्रीटमेंट द्वारा टेम्पर्ड कर लिया जाता है। स्पिनर्स जो होते हैं वो बोल्ट के हेड में फंसने के बाद बोल्ट को खोलते या कसते हैं। ये वेनेडियम स्टील के बने हुए होते हैं। फोर्ज करने के बाद इन्हें हार्ड टेम्पर्ड कर लिया जाता है, जिसके कारण ये टूटते नहीं है। अब हम बात करेंगे कि स्पिनर कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य स्पिनर निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन एंड स्पिनर की। ओपन एंड स्पिनर क्या होता है? साथियों, ओपन एंड स्पिनर वह स्पिनर होते हैं जिनका एक सिरा खुला हुआ होता है। 2 समानांतर खांचों के बीच बोल्ट को फंसाकर खोला जाता है। उन खांचों और अक्ष की जो लंबाई होती है इसके बीच 15 डिग्री का कोण बनता है। इन्हें हम कहते हैं ओपन एंड स्पिनर। ओपन एंड जो स्पिनर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सिंगल एंड ओपन स्पिनर जिनका एक सिरा ओपन हो, और डबल एंड स्पिनर जिनके दोनों सिरे पर अलग अलग तरह की की हो और दोनों सिरे ओपन हो। इसे हम कहते हैं ओपन एंड स्पिनर। यह स्पिनर 6 mm से 32 mm तक होते हैं। इनका साइज, इनका जो जबड़ा, इनके जो समांतर ब्लेड्स होती हैं जिनके बीच में हम बोल्ट को फंसा कर दिए जाते हैं, उनके बीच की दूरी के अनुसार दिया जाता है, जो 6 से 32 mm होता है। दूसरा हम बात करेंगे क्लोज एंड स्पिनर की। वह स्पिनर जिसका सिरा क्लोज होता है, जो बोल्ट में फंसने के बाद उसका कोई भी सिरा खुला हुआ नहीं रहता। इस तरह के जो स्पिनर होते हैं उन्हें सेफ स्पिनर माना जाता है, क्योंकि इनके फिसलने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये होते हैं आपके क्लोज एंड स्पिनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्पिनर। वह स्पिनर जिनमें ओपन एंड और क्लोज एंड दोनों स्पिनर एक ही साथ मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्पिनर। अब हम बात करेंगे रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर जो होता है, इसका जो सिरा होता है उसमें एक छेद होता है जिसमें 12 खांचे होते हैं। वह 12 खांचे जो
छह भुजा का जो बोल्ट होता है उसको दोनों तरफ से जकड़ लेते हैं। इस स्पिनर को सेफ स्पिनर माना जाता है। यह जो स्पिनर होता है इसके जो खांचे होते हैं उनको ऑफसेट किया गया है, इस तरह से बनाया जाता है कि छह जो कोने होते हैं उनको 12 खांचे दोनों साइड से जकड़ लेते हैं, उसके बाद इसके द्वारा इसे खोला जाता है। इन्हें हम कहते हैं रिंग स्पिनर। अब हम बात करेंगे फेस स्पिनर। फेस स्पिनर वह स्पिनर होता है जब वह नट या बोल्ट जिन पर हेड बनाना संभव नहीं होता, उन बोल्टों के फेस पर दो ब्लाइंड होल कर दिए जाते हैं। वो जो बोल्ट होते हैं उनके जो फेस होते हैं उन पर दो ब्लाइंड होल कर दिए जाते हैं और उन ब्लाइंड होलों में एक यू आकार के स्पिनर द्वारा उनको फंसाकर इस तरह से बल लगाकर खोला जाता है, जिसे हम कहते हैं फेस स्पिनर। वह नट या बोल्ट जिन पर हेड बनाना संभव नहीं होता, उनके फेस पर दो ब्लाइंड होल कर यू आकार की क्लैंप के द्वारा उन्हें हम फंसाकर खोलते हैं। अब आप बात करते हैं एडजस्टेबल फेस स्पिनर। यह जो फेस स्पिनर है ये फिक्स फेस स्पिनर है, ये एक ही साइज के लिए उपयोग होता है और यह मल्टी साइज के लिए उपयोग हम इसे कर सकते हैं, यानी इसका जो साइज है उसे हम अपने अकॉर्डिंग या नट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हुक स्पिनर की। हुक स्पिनर वह स्पिनर होता है हुक तथा दूसरे उस पर अक्ष बनी हुई होती है। किसी भी नट या बोल्ट की जो परिधि होती है उस पर स्लाइड या हॉल में इसे फंसाकर इसके द्वारा उसको खोला जाता है। ये होता है आपका हुक स्पिनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजस्टेबल हुक स्पिनर की। एडजस्टेबल जो हुक जो स्पिनर होता है वो फिक्स एक साइज के लिए बना हुआ होता है। एडजस्टेबल जो हुक स्पिनर होता है ये कई साइजों के लिए उपयोग इसे हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडजस्टेबल स्पिनर की। यह एक ओपन एंड स्पिनर होती है, इसका साइज हम अपने नट या बोल्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंकी स्पिनर की। यह भी एक ओपन एंड स्पिनर होती है और इसका साइज भी हम छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के नट या बोल्ट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टी सॉकेट स्पिनर की। टी सॉकेट स्पिनर वह स्पिनर होती है जिसका उपयोग डीप में लगे हुए बोल्टों को हम खोलने के लिए करते हैं, जहां पर ओपन एंड क्लोज एंड या साधारण जो स्पिनर होती हैं उनका उपयोग हम नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे ऑफसेट सॉकेट स्पिनर। ऑफसेट सॉकेट जो स्पिनर होता है वो बिल्कुल टी सॉकेट स्पिनर जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो अक्ष होती है वो एल आकार में मुड़ी हुई होती है और इसका उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर टी सॉकेट जो स्पिनर होती है उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। दूसरा हम बात करते हैं ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर। ट्यूबुलर बॉक्स जो स्पिनर होता है जैसा ही नाम से ही विदित है, एक पाइप के दोनों सिरों को फोर्ज करके नट या बोल्ट के सामान उसको शेप दे दी जाती है और फिर एक छड़ी के द्वारा घुमाकर उन्हें कसा जाता है। अब हम बात करेंगे रिचेट स्पिनर के बारे में। रिचेट जो स्पिनर होती है इसके दो भाग होते हैं, रिचेट हैंडल, रिचेट बॉक्स या सॉकेट। तो एक ऐसी मैकेनिज्म लगी हुई होती है जिससे आगे पीछे चलाने में जो बल जो होता है एक ही दिशा में कार्य करता है, चाहे आपको खोलना हो या कसना हो। इस तरह के जब हम इसका जो सामान्य जो इसका जो फायदा है वो यह है कि बार बार जो सॉकेट होती है वो आपको बोल्ट के हेड से निकालना नहीं पड़ता। एक बार लगाने के बाद आपको खोलना है या कसना है, आप पूर्णतः उसे कस लेते हैं। इसमें समय की आपकी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चैन पाइप रिंच। ये एक हैंडल में चैन को एक विशेष तरह से लगाया जाता है जिसके बाद उसे पाइप के चारों तरफ बल लगाकर हुक में फंसा दिया जाता है, जिससे वो पाइप को पकड़ लेती है और चैन के जो एज होते हैं वो पाइप को घुमाने में पकड़ लेते हैं, उससे हम पाइप को खोल या कस सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइप रिंच की। पाइप रिंच जो होती है उसका हैंडल में एक फिक्स जो होता है, फिक्स जबड़ा होता है, दूसरा चलित जबड़ा होता है जिसे हम पाइप के अनुसार साइज के अनुसार सेट कर सकते हैं। और इसके जो जबड़े होते हैं उसमें ग्रूव बने हुए होते हैं जो मजबूती से पाइप पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिससे पाइप पर अच्छी पकड़ बन जाती है। हम पाइप को पकड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, कस सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप रिंच की। स्टेप रिंच का उपयोग सेम पाइप रिंच और चैन पाइप रिंच के जैसा ही होता है। इसका उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर जो पाइप आपका होता है या कोई भी बेलनाकार जॉब जो होती है जो सॉफ्ट होती है जिस पर निशान नहीं पड़ने चाहिए, वहां पर हम स्टेप रिंच का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो चैन की जगह पर एक नायलॉन का पट्टा उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे लीवर जो आपका होता है ये एक जॉब हैंडलिंग टूल होता है। इसमें जॉब को पकड़ने के बाद जब तक हम
लीवर को लगा देते हैं जब तक हम और उसको छोड़ देते हैं, यह जॉब को तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम लीवर के द्वारा जॉब को रिलीज नहीं करते। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलन की। चित्र में आपको एक एलन बोल्ट दिखाया गया है, दूसरा एलन की दिखाई गई है। एलन जो बोल्ट होते हैं वह बोल्ट होते हैं जो डीप में कसे जाते हैं, जहां पर बोल्ट का हेड बनाना संभव नहीं होता। जब बोल्ट का हेड बनाना संभव नहीं होता तो उस बोल्ट के हेड जो होता है उसके बीच में हेड होता है बोल्ट का, उसमें एक सिलेंड्रिकल होल कर दिया जाता है और उसी होल के अकॉर्डिंग एक छड़ को सिलेंड्रिकल आकार दे दिया जाता है और उसे एल शेप में मोड़ दिया जाता है। देन उसे हेड में फंसाकर खोला या कसा जाता है। ये होती है आपकी एलन की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब हम प्लायर के बारे में बात करेंगे। प्लायर एक बहुउपयोगी टूल है जिसका उपयोग हम तारों को काटने में, मोड़ने में, जॉब को पकड़ने में आदि कार्यों में करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड कटिंग प्लायर की, उसके बाद नॉज प्लायर, विकर्णी प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, मल्टी ग्रिप प्लायर, पिंसलर प्लायर और सर्कलिप प्लायर। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड कटिंग प्लायर की। चित्र में आपको एक प्लायर दिखाया गया है। इसके हैंडल पर एक आइसोलेटेड परत चढ़ाकर, एक आइसोलेटेड स्लीव चढ़ाकर इसे विद्युत रोधी कर दिया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग हम लाइट के कार्यों में, लाइनमैन, वायरिंग या जो लाइट के संबंधित कार्य होते हैं उनमें कर सकते हैं। इसके जो मुख्य भाग होते हैं, सबसे पहला होता है हैंडल। हैंडल होता है जो आइसोलेटेड होता है, विद्युत रोधी होता है। दूसरा होता है जॉब, एक फ्लैट जो होती है, जो फ्लैट जो धातुएं होती हैं, फ्लैट जो जॉब होती है उनको पकड़ने में काम आती है। दूसरी होती है राउंड जो बेलनाकार जो जॉब होती है उनको पकड़ने में काम आती है। उसके बाद होती है कटिंग ब्लेड, जो तारों को काटने में या वायरों को काटने में उपयोग हम करते हैं। ये होता है आपका साइड कटिंग प्लायर। ठीक है। दूसरा अब हम बात करेंगे नॉज प्लायर की। नॉज प्लायर का उपयोग हम उन स्थानों पर करते हैं जहां पर साइड कटिंग प्लायर के लिए जगह कम पड़ जाती है। कुछ ऐसे स्थान जहां पर जगह की कमी होती है, जहां पर साइड कटिंग जो प्लायर होता है वो नहीं पहुंच पाता, जहां पर डीप में कोई वस्तु पकड़ने या कसने में हम कार्य करते हैं, वहां पर हम नॉज प्लायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे विकर्णी प्लायर की। विकर्णी जो प्लायर है इसे वायर कटर, इसे हम वायर कटर भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम तारों को काटने में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लिप जॉइंट प्लायर की। स्लिप जॉइंट जो प्लायर होता है उसमें एक लीवर के द्वारा दो स्थानों पर एक जॉइंट बनता है, जो एक लीवर के द्वारा दो स्थानों पर एक स्लिप जॉइंट बनता है, जिसके कारण इसे हम कहते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट जो प्लायर होता है वो जॉइंट के आधार पर उसकी जो पकड़ने की क्षमता होती है, तो जॉब को पकड़ने की क्षमता होती है वो कम और ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी ग्रिप प्लायर की। मल्टी ग्रिप जो प्लायर होता है इसमें भी लीवर होता है वो स्लिप जॉइंट प्लायर की तरह मल्टी जॉइंट बनाता है, यानी दो से अधिक जॉइंट बनाता है, जिससे इसकी जो जॉब पकड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जो हम आवश्यकता अनुसार मोटी जो मोटी जॉब होती है उनको इसके द्वारा पकड़ सकते हैं। ये होता है आपका मल्टी ग्रिप प्लायर। इसमें मल्टी जॉइंट बनते हैं, इसीलिए इसे हम मल्टी ग्रिप प्लायर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पिंसलर प्लायर की। पिंसलर जो प्लायर होता है इसका उपयोग हम कीलों को निकालने में करते हैं। इसका जो उपयोग है वो कीलों को निकालने में करते हैं। इसकी जो ब्लेड है वो आगे से नुकीली होती हैं, जिसमें हम जो कील जो होती है उसके हेड को फंसाकर इससे हम कीलों को निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सर्कलिप प्लायर की। सर्कलिप प्लायर का उपयोग जो शाफ्ट पर हम सर्कलिप लगाते हैं उसको लगाने और हटाने में करते हैं। सर्कलिप प्लायर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला इनर सर्कलिप प्लायर, दूसरा होता है आउटर सर्कलिप प्लायर। प्लायर जब हम पढ़ेंगे प्लायर के टॉपिक में इन सब की जो विस्तार है वो वहां हम पढ़ाएंगे। यहाँ हम पूरा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि क्लास की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे पेचकस के बारे में। पेचकस क्या होता है? वह पेच जिनको अधिक बलपूर्ण
अधिक बल से कसने की आवश्यकता नहीं होती। जब उन्हें अधिक बल से कसने की आवश्यकता नहीं होती तो उनका जो हेड होता है उस पर एक स्लॉट बना दी जाती है। उस स्लॉट में स्क्रू की ब्लेड को फंसाकर उन्हें कसा या खोला जाता है। चूंकि ये स्क्रू को कसते और खोलते हैं, इसीलिए इन्हें स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस। क्योंकि ये पेच को कसते और खोलते हैं, इसीलिए इन्हें हम पेचकस या स्क्रू को खोलते या कसते हैं, इसीलिए हम इन्हें पेचकस या स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। पेचकस जो होते हैं वो मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड पेचकस होता है, उसके बाद होता है फिलिप्स पेचकस, ऑफसेट पेचकस, रिचेट पेचकस, मैगजीन पेचकस, घड़ी साइज पेचकस। अब इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पेचकस। स्टैंडर्ड जो पेचकस होता है वो किसी स्क्रू पर एक स्लॉट बना दी जाती है और उस स्लॉट में जो स्क्रू ड्राइवर की जो ब्लेड होती है उसको फंसाकर उसे हम खोलते या कसते हैं। ये होता है आपका स्टैंडर्ड पेचकस। अब हम बात करेंगे दूसरा जो आपका होता है फिलिप्स पेचकस। फिलिप्स जो पेचकस होता है उसमें स्क्रू का जो हेड होता है उस पर एक प्लस आकार की स्लॉट बनाई जाती है। कैसी? स्क्रू के हेड पर प्लस आकार की प्लस के जो चिन्ह होता है उसके आकार की एक स्लॉट बनाई जाती है और इसकी जो हेड होता है, इसकी जो ब्लेड होती है वो प्लस आकार के छेद में फंसकर उसे खोल देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑफसेट पेचकस की। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर जो आपका स्टैंडर्ड जो पेचकस होता है या जो फिलिप्स पेचकस होता है उसको चलाने की जगह नहीं होती। जो बारीक जो स्थान होते हैं जहां पर ऑफसेट या साधारण जो स्टैंडर्ड पेचकस होता है वो नहीं चलता, वहां पर हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं। ये इस तरह का होता है, बारीक जगहों पर आसानी से हम इसके द्वारा काम कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिचेट पेचकस के बारे में। रिचेट जो पेचकस होता है उसमें एक मैकेनिज्म लगी होती है जिसके द्वारा बल जो है वो हम अपनी अनुसार एक ही दिशा में लगा सकते हैं या उसे उस दिशा के विपरीत दिशा में लगा सकते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर को एक बार स्लॉट में फिक्स करने के बाद बार बार हटाना नहीं पड़ता, जिससे समय की बचत हो जाती है और जो आपका स्क्रू होता है वो तेजी से कस जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के आप जो फिलिप्स पेचकस हो चाहे स्टैंडर्ड पेचकस हो, जो हेड होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैगजीन पेचकस की। मैगजीन जो पेचकस होता है उसकी जो ब्लेड होती है ना, विभिन्न तरह की ब्लेडों को उसके जो हैंडल होता है उसमें रखने की व्यवस्था होती है। जैसा आपका स्क्रू का हेड है वैसा ब्लेड आप लगाने के बाद उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी मैगजीन की तरह इसमें ब्लेड रखी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे घड़ी साइज पेच। घड़ी साइज जो पेचकस है इसका उपयोग जो हल्के कार्य होते हैं उनमें हम करते हैं। इनके जो हेड होता है उस पर एक फ्री वाशर लगा हुआ होता है जिस पर उंगली रखने के बाद वो खोलते ही हम उसे चले जाते हैं। बार बार स्क्रू के हेड से पेचकस के ब्लेड को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के पेचकस का उपयोग जो छोटे बारीक बोल्ट होते हैं जैसे मोबाइलों में या विभिन्न छोटे युक्तियों में जो बोल्ट कसते हैं उन बोल्टों को खोलने या कसने में हम करते हैं। ये हो गए आपके पेचकस। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन पसंद आया होगा। इसी तरह के लेसन्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।